मेरा नाम अर्जुन है। लोग कहते हैं कि समय इंसान को बहुत कुछ सिखा देता है, लेकिन मुझे यह बात तब समझ आई जब मेरे अपने ही मेरे लिए पराये बन गए। कभी मुझे लगता था कि मेरा बड़ा भाई अमित मेरे लिए पिता जैसा है। माँ के जाने के बाद पिताजी ने हम दोनों भाइयों को बहुत प्यार से पाला था। अमित हमेशा मेरा हाथ पकड़कर चलता था, मेरी हर छोटी बड़ी जरूरत का ध्यान रखता था। इसलिए मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि एक दिन वही भाई मेरी सबसे बड़ी परीक्षा बन जाएगा। आज जब मैं अपने जीवन के उन दिनों को याद करता हूँ तो दिल भारी हो जाता है। हर याद ऐसा दर्द देती जिसे शब्दों में बयान करना आसान नहीं। ये कहानी सिर्फ मेरे संघर्ष की नहीं बल्कि उस भरोसे की भी है जो टूटने के बाद इंसान को भीतर तक बदल देता है। मुझे आज भी वह आखिरी दिन याद है जब पिताजी हमारे बीच थे। उस समय मैं कॉलेज के पहले वर्ष में पढ़ता था। परीक्षा चल रही थी और मैं दिन रात पढ़ाई में लगा रहता था। घर लौटता तो किताबें लेकर बैठ जाता। कई बार मुझे महसूस होता कि पिताजी मुझे बुलाना चाहते हैं, जैसे उनके मन में कोई ऐसी बात है जिसे वे मुझे बताना चाहते थे। मैं हर बार सोचता कि परीक्षा खत्म होते ही आराम से बैठकर उनकी सारी बातें सुनूंगा, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। अगले दिन जब मैं कॉलेज जाने की तैयारी कर रहा था तब अचानक पड़ोस से आवाज़ आई। मैं दौड़कर अंदर गया तो देखा कि पिताजी हमेशा के लिए आंखें बंद कर चुके थे। मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। मैं उनके पास बैठकर फूट फूट कर रोने लगा। मुझे बार बार यही पछतावा हो रहा था कि काश मैं उनकी बात सुन लेता। शायद वे मुझे किसी बड़ी मुसीबत से बचाना चाहते थे। पिताजी के जाने के बाद हमारा घर जैसे सूना हो गया। हर कोना उनकी याद दिलाता। मैं और अमित दोनों बहुत रोए। शुरुआत के कुछ दिन मुझे लगा कि अब हम दोनों एक दूसरे का सहारा बनेंगे, मगर धीरे धीरे सब कुछ बदलने लगा। पिताजी के जाने के कुछ ही दिनों बाद मैंने अमित के व्यवहार में अजीब बदलाव महसूस किया। वह घंटों पिताजी के कमरे में अकेला बैठा रहता, कभी अलमारी खोलता, कभी दराजे टटोलता, कभी पुराने कागज निकाल कर देखने लगता। मैंने सोचा शायद वह पिताजी की यादों में खोया होगा, इसलिए मैंने उसे कभी परेशान नहीं किया। लेकिन यह सिलसिला कई दिनों तक चलता रहा। एक दिन मैंने हिम्मत करके पूछा कि भैया आप क्या ढूंढ रहे हैं। उन्होंने मेरी तरफ तेज नज़रों से देखा और बोले, तुम्हें इन बातों से कोई मतलब नहीं, तुम अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो। उनका जवाब सुनकर मैं चुप हो गया। मुझे पहली बार लगा कि वे मुझसे कुछ छिपा रहे हैं। इसके बाद उन्होंने पूरे घर की तलाशी लेना शुरू कर दिया। स्टोर रूम, पुरानी पेटियां, रसोई की ऊपरी अलमारियां, यहाँ तक कि छत पर रखा पुराना सामान भी उन्होंने खंगाल डाला। मैं समझ नहीं पा रहा था कि आखिर वे किस चीज़ की तलाश कर रहे हैं। कुछ ही समय बाद अमित ने ऐसी शादी कर ली जिसकी पिताजी ने कभी इच्छा नहीं की थी। नई भाभी के घर में आते ही माहौल पूरी तरह बदल गया। पहले जहाँ घर में अपनापन था, अब हर बात पर ताने सुनाई देने लगे। धीरे धीरे मुझे एहसास होने लगा कि मैं इस घर में मेहमान से भी कम रह गया हूँ। एक दिन सुबह नाश्ते के समय अमित ने कहा, अब तुम्हें कॉलेज जाने की जरूरत नहीं है, घर का खर्च बढ़ गया है और यहाँ बहुत काम है। मैंने हैरानी से उनकी तरफ देखा। मैंने कहा, लेकिन मेरी पढ़ाई। उन्होंने मेरी बात बीच में ही रोक दी और बोले, पढ़ाई बाद में भी हो जाएगी, पहले घर संभालो। उस दिन मेरी किताबें अलमारी में बंद कर दी गई और मेरे हाथ में घर के काम दे दिए गए। मैं सुबह से रात तक काम करता रहता, कभी सफाई, कभी बाजार, कभी दूसरे छोटे बड़े काम। जब भी पढ़ाई की बात करता है तो मुझे चुप करा दिया जाता। मैं रात को थका हुआ फर्श पर लेट जाता और पिताजी की तस्वीर देखकर चुपचाप रो लेता। समय बीतता गया और सर्दियाँ आ गई। घर का सारा काम मुझे ही करना पड़ता था। ठंडे पानी में लगातार काम करने की वजह से मेरी तबीयत बिगड़ने लगी। पहले हल्का बुखार आया, फिर तेज कपकपी शुरू हो गई। पूरा शरीर दर्द से टूट रहा था। कई बार लगा कि डॉक्टर को दिखाना चाहिए, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं थे। आखिर एक दिन मैं हिम्मत करके अमित के कमरे तक गया। दरवाज़ा खटखटाया। वह बाहर आए तो मैंने धीमी आवाज़ में कहा, भैया मेरी तबीयत बहुत ख़राब है, कृपया मुझे डॉक्टर के पास ले चलिए। उन्होंने मेरी बात सुनी और बिना किसी चिंता के बोले, अबे मेरे पास बेकार के खर्च के लिए पैसे नहीं हैं, 2 दिन आराम करो, ठीक हो जाओगे। मैं वहीं खड़ा रह गया। मेरी आंखों से आंसू निकल आए। उसी सप्ताह उन्होंने लाखों रुपए की नई कार खरीदी थी। चमचमाती कार आंगन में खड़ी थी, लेकिन मेरे इलाज के लिए कुछ रुपये भी उन्हें भारी लग रहे थे। मैंने कार की तरफ देखा तो उन्होंने सख्त आवाज़ में कहा, कारोबार के लिए खर्च करना जरूरी होता है, हर बात पर पैसे नहीं उड़ाए जाते। मैं चुपचाप वापस अपने कमरे में आ गया। उस रात तेज बुखार में मुझे बार बार पिताजी याद आते रहे। अगले दिन मेरी हालत और बिगड़ गई। तभी अमित ने एक वकील को घर बुलाया। मुझे भी सामने बैठाया गया। कुछ कागज मेरे सामने रखे गए। अमित ने कहा, पिताजी अपनी सारी संपत्ति मेरे नाम कर चुके हैं, तुम्हारे हिस्से में सिर्फ शहर के बाहर वाला पुराना छोटा मकान है। मैंने कांपते हाथों से कागज देखे। मैं कुछ समझ नहीं पा रहा था। वकील ने भी यही कहा कि अब कानूनी रूप से यही व्यवस्था दर्ज है। मेरे लिए किसी बड़े झटके से कम नहीं था। जिस घर में मेरा बचपन बीता था, जहाँ पिताजी की यादें बसती थी, अब वहाँ मेरा कोई अधिकार नहीं बताया जा रहा था। मैं कुछ बोल भी नहीं पा रहा था। तभी अमित ने ठंडी आवाज़ में कहा,
कि वह मकान खाली पड़ा है, वहीं जाकर रहो। अब इस घर में तुम्हारे लिए एक जगह नहीं है। मैं हाथ जोड़कर खड़ा रहा। मैंने कहा, भैया मेरी तबीयत ठीक नहीं है, कुछ दिन रुकने दीजिए। लेकिन उन्होंने मेरी एक न सुनी। मैं अपने छोटे से बैग में कुछ कपड़े रखकर घर से बाहर निकल आया। सर्द हवा मेरे चेहरे से टकरा रही थी और तेज बुखार के कारण मेरे कदम बार बार लड़खड़ा रहे थे। हाथ में एक छोटा सा बैग था और जेब में उस पुराने मकान की चाबी। मैं धीरे धीरे शहर के बाहरी हिस्से में पहुंचा, जहां बरसों से बंद पड़ा हुआ मकान मेरा इंतजार कर रहा था। कभी यह मेरे ताऊजी का घर हुआ करता था, लेकिन उनके जाने के बाद वहां कोई नहीं रहा। आसपास के लोग भी उस मकान को बुला चुके थे। दीवारों का रंग उड़ चुका था, खिड़कियों पर धूल जमी थी और आंगन में उगी घास बता रही थी कि यहाँ लंबे समय से कोई नहीं आया। मैंने कांपते हाथों से ताला खोला, दरवाज़ा चरमराया और भीतर से सीलन की गंध बाहर आई। कमरे में अंधेरा था, टूटी कुर्सियाँ एक कोने में पड़ी थी, छत से जाले लटक रहे थे, फर्श पर धूल की मोटी परत जमी हुई थी। उस समय मेरे पास इतना भी साहस नहीं था कि पूरे घर की सफाई कर सकूं। मैंने किसी तरह एक कोना साफ किया और पुरानी चादर बिछाकर बैठ गया। शरीर बुखार से तप रहा था, लेकिन मन का दर्द उससे कहीं बड़ा था। बार बार यही सवाल उठ रहा था कि आखिर मेरे अपने भाई ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। रात गहराने लगी, बाहर तेज ठंड थी और अंदर सन्नाटा। तभी मेरी नज़र दीवार पर टंगी पिताजी की एक पुरानी तस्वीर पर पड़ी, जिसे शायद किसी ने उतार कर यहाँ रख दिया था। मैं तस्वीर के सामने बैठ गया। ऐसा लगा जैसे पिताजी आज भी मुझे हिम्मत दे रहे हो। मेरी आंखों से आंसू बह निकले। मैंने मन ही मन कहा, पिताजी अगर आपने मेरे लिए कुछ सोचा था तो मुझे रास्ता ज़रूर दिखाइए। अगले दिन सुबह बुखार कुछ कम हुआ। मैंने घर को ध्यान से देखना शुरू किया। पुराने बक्से धूल से ढके हुए थे, लकड़ी की अलमारी का एक दरवाज़ा टूटा हुआ था, रसोई में कुछ पुराने बर्तन पड़े थे। तभी मेरी नज़र एक कील पर टंगे भूरे रंग के पुरानी ऊनी स्वेटर पर गई। मैं उसे पहचान गया। यह वही स्वेटर था जिसे पिताजी सर्दियों में अक्सर पहनते थे। बचपन में मैं जिद करके उसे पहन लिया करता था और पिताजी हंसते हुए कहते थे कि अभी यह तुम्हारे लिए बहुत बड़ा है। मैंने स्वेटर उतारा और पहन लिया। अब वह छोटा हो चुका था, लेकिन उसकी गर्माहट मुझे पिताजी की याद दिला रही थी। जैसे ही मैंने जेब में हाथ डाला, मुझे अंदर कुछ रखा हुआ महसूस हुआ। मैंने बाहर निकाला तो एक छोटी सी चाबी और तय किया हुआ कागज़ था। मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। कांपते हाथों से मैंने कागज़ खोला। उस पर पिताजी की लिखावट थी। उसमें लिखा था, बेटा अगर यह पत्र तुम्हारे हाथ तक पहुंचा है तो समझना कि परिस्थितियां वैसी ही बनी जैसी मुझे डर था। घबराना मत। इस मकान की स्टोर रूम में रखी पुरानी काली अलमारी को इस चाबी से खोलना। वहाँ तुम्हारे लिए ऐसी चीज़ें रखी हैं जो सही समय आने पर तुम्हें सच तक पहुँचा देगी। हमेशा सच्चाई का साथ देना और किसी के प्रति नफरत मत पालना। ये पढ़ते ही मेरी आंखें भर आई। मुझे लगा जैसे पिताजी आज भी मुझे मेरा हाथ थामे हुए हैं। मैं तुरंत स्टोर रूम की तरफ गया। वहाँ टूटे फर्नीचर के पीछे एक पुरानी काली अलमारी रखी थी। बाहर से देखने पर वह बेकार लग रही थी। मैंने चाबी ताले में लगाई। कुछ कोशिश के बाद ताला खुल गया। अंदर एक लकड़ी का बक्सा रखा था। मैंने इसे खोला तो उसमें कई फाइलें, एक डायरी, कुछ पुराने गहने और बैंक से जुड़े दस्तावेज सावधानी से रखे हुए थे। सबसे ऊपर पिताजी की डायरी थी। मैंने पहला पन्ना खोला तो उसमें लिखा था कि अगर कभी संपत्ति को लेकर कोई विवाद हो तो इस डायरी और इन कागजों को किसी भरोसेमंद वकील तक जरूर पहुंचाना, क्योंकि यही असली दस्तावेज है। आगे लिखा था कि उन्होंने अपनी संपत्ति का पूरा विवरण कानूनी तरीके से सुरक्षित रखा है ताकि भविष्य में कोई भ्रम न रहे। साथ ही उन्होंने ये भी लिखा है कि उन्हें कुछ लोगों के बदलते व्यवहार से चिंता होने लगी थी, इसलिए उन्होंने सबूत अलग सुरक्षित रख दिए थे। डायरी पढ़ते पढ़ते मेरी आंखें नम हो गई। हर पन्ने में पिताजी का प्यार और दूरदर्शिता झलक रही थी। उन्होंने मेरे बारे में लिखा था कि अर्जुन सीधा है और पढ़ाई में मन लगाता है, इसलिए उसे कभी कमजोर मत समझना। यह पढ़कर मुझे पहली बार लगा कि मैं अकेला नहीं हूँ। पिताजी किसी काज में मेरे साथ है। उसी बक्से में शहर के एक वरिष्ठ वकील का कार्ड भी रखा था। पीछे पिताजी ने अपने हाथ से लिखा था, जरूरत पड़े तो इन्हीं से मिलना, ये सच जानते हैं। अगले ही दिन मैं हिम्मत करके अपने कार्यालय पहुंचा। उन्होंने मुझे देखते ही पहचान लिया, क्योंकि बचपन में मैं कई बार पिताजी के साथ वहां गया था। मेरी हालत देखकर उन्होंने पहले डॉक्टर के पास भेजा, दवा दिलवाई और आराम करने को कहा। जब मेरी तबीयत कुछ संभली तब मैंने उन्हें पूरा घटनाक्रम बताया और वह बक्सा उनके सामने रख दिया। उन्होंने एक एक दस्तावेज ध्यान से देखा, फिर गंभीर स्वर में बोले, अर्जुन तुम्हारे पिताजी बहुत समझदार इंसान थे। उन्होंने हर जरूरी कागज से सुरक्षित रख छोड़ा है। बिना पूरी जांच के कोई फैसला नहीं होगा, लेकिन पहली नज़र में यही लगता है कि तुम्हें जल्दबाजी में घर से निकाला गया है। उन्होंने मुझे भरोसा दिलाया कि हर बात कानूनी के अनुसार होगी और किसी के साथ अन्याय नहीं होने दिया जाएगा। कई दिनों तक दस्तावेजों की जांच चलती रही। रिकॉर्ड निकलवाए गए, पुराने रजिस्टर देखे गए। धीरे धीरे सच्चाई सामने आने लगी। जिन कागजों के आधार पर मुझे घर से निकाला गया था उनमें कई बातें मेल नहीं खा रही थी, जबकि पिताजी के सुरक्षित रखे दस्तावेज पूरी तरह व्यवस्थित हैं।
वकील ने, अब घबराने की जरूरत नहीं है, लेकिन आगे का हर कदम धैर्य से उठाना होगा। उसी समय मुझे पहली बार विश्वास हुआ कि सच्चाई देर से सामने आए लेकिन छिपा नहीं रह सकता। दूसरी तरफ अमित को भी शायद यह खबर मिल चुकी थी कि मुझे कुछ महत्वपूर्ण दस्तावेज मिल गए हैं। उसने कई बार लोगों के जरिए मुझ तक संदेश भिजवाए कि पुराने मामलों को भूल जाओ और समझौता कर लो, लेकिन अब बात केवल मकान की नहीं थी, बात पिताजी के भरोसे और सच की थी। मैंने तय कर लिया था कि इस बार मैं डर कर पीछे नहीं हटूंगा। मेरे सामने लंबी लड़ाई थी, लेकिन अब मेरे पास उम्मीद भी थी और पिताजी की छोड़ी हुई वह अमानत भी, जो मेरी ज़िंदगी बदलने वाली थी। कुछ ही दिनों में कानूनी प्रक्रिया शुरू हो गई। वरिष्ठ वकील ने सभी दस्तावेज संबंधित अधिकारियों के सामने प्रस्तुत किए, पुराने रिकॉर्ड मंगवाए गए और हर कागज़ की सावधानी से जाँच की गई। धीरे धीरे सच्चाई सामने आने लगी। जिन दस्तावेजों के आधार पर मुझे घर से निकाला गया था, उनमें कई गंभीर असंगतियाँ थीं, जबकि पिताजी द्वारा सुरक्षित रखे गए मूल दस्तावेज पूरी तरह प्रमाणित थे। अब साफ हो चुका था कि जल्दबाजी में मुझे मेरे अधिकारों से दूर कर दिया गया था। अदालत में कई सुनवाई हुई। मैं हर तारीख पर चुपचाप बैठा रहता और पिताजी की सीख याद करता कि सच बोलने वाले को घबराना नहीं चाहिए। दूसरी तरफ अमित बार बार अपनी बात साबित करने की कोशिश करता, लेकिन हर नए रिकॉर्ड के साथ सच्चाई और स्पष्ट होती गई। आखिर वह दिन भी आ गया जब अदालत ने फैसला सुनाया। अदालत ने कहा कि मूल दस्तावेजों के अनुसार संपत्ति पर मेरा वैध अधिकार है और मुझे मेरे अधिकार वापस दिए जाएं। साथ ही दस्तावेजों से जुड़े विवाद की जांच के लिए अलग से कार्रवाई करने के निर्देश भी दिए गए। फैसला सुनते ही मेरी आंखों से आंसू निकल आए। यह सिर्फ मकान या ज़मीन का फैसला नहीं था, बल्कि पिताजी के विश्वास की जीत थी। कई महीनों बाद मैं फिर उसी घर में चौखट पर खड़ा था जहां मेरा बचपन बीता था। आंगन का हर पेड़ मुझे पहचानता हुआ सा लग रहा था। पिताजी की लगाई तुलसी अब भी हरी थी। मैंने सबसे पहले उनके कमरे में जाकर उनकी तस्वीर के सामने सिर झुका दिया। मन ही मन कहा, पिताजी, आपका भरोसा टूटने नहीं दिया। उसी समय मुझे एहसास हुआ कि इंसान की सबसे बड़ी दौलत ईमानदारी होती है। कुछ दिनों बाद अमित और उसकी पत्नी मुझसे मिलने आई। दोनों पहले जैसे नहीं दिख रही थी। चेहरे पर घमंड की जगह थकान और पछतावा था। अमित काफ़ी देर तक चुप बैठा रहा, फिर धीमी आवाज़ में बोला, अर्जुन, मैंने लालच में आकर बहुत बड़ी गलती कर दी। मुझे लगा था कि पैसा ही सब कुछ होता है, लेकिन मैंने अपना परिवार ही खो दिया। मैंने उसकी तरफ देखा, लेकिन कुछ नहीं कहा। वह आगे बोला, जब इंसान गलत रास्ता चुनता है तो एक दिन उसका परिणाम सामने जरूर आता है। आज मेरे पास न चैन है न सम्मान। मुझे अपनी गलती का हर दिन पछतावा होता है। उसकी पत्नी की आंखों में भी आंसू थे। उसने कहा, हमसे जो गलतियाँ हुई उन्हें बदला नहीं जा सकता, लेकिन अगर संभव हो तो मैं माफ़ कर दीजिए। मैं कुछ देर तक खामोश रहा। मेरे मन में पुराने जख्म ताज़ा हो गए। वह ठंडी रात याद आई जब तेज़ बुखार में मुझे घर से जाना पड़ा था। वह अपमान याद आया जब मेरी पढ़ाई छीन ली गई थी। लेकिन उसी पल पिताजी की एक बात भी याद आई। वह कहा करते थे कि न्याय ज़रूरी है, लेकिन मन में हमेशा के लिए नफरत रखना इंसान को भीतर से कमज़ोर कर देता है। मैंने शांत स्वर में कहा, मैं बीती बातें भूल नहीं सकता, लेकिन अपने मन में हमेशा के लिए कटुता भी नहीं रखना चाहता। जो फैसला कानून ने किया वही सही है। अब आगे हर कोई अपने कर्मों से अपनी ज़िंदगी बनाएगा। मेरी बात सुनकर अमित की आंखें झुक गई। उसने सिर झुकाकर माफ़ी मांगी और वहाँ से चला गया। समय धीरे धीरे आगे बढ़ता गया। मैंने अपनी पढ़ाई फिर से शुरू की और पूरी मेहनत से उसे पूरा किया। साथ ही पिताजी का कारोबार से भी संभालने लगा। कारोबार बढ़ने लगा, लेकिन मैंने कभी अहंकार को अपने पास नहीं आने दिया। मुझे हमेशा याद रहा कि कठिन समय में इंसान का असली चरित्र सामने आता है। इसलिए मैंने अपने यहाँ काम करने वाले हर कर्मचारी को सम्मान दिया। किसी जरूरतमंद को कभी खाली हाथ नहीं लौटाया। जिस दिन भी कोई बीमार कर्मचारी मदद मांगता, मैं तुरंत उसका इलाज करवाता, क्योंकि मैं जानता था कि बीमारी के समय सहारा कितना ज़रूरी होता है। कुछ वर्षों बाद मैंने उसी पुराने छोटे मकान की मरम्मत करवाई जहां मुझे कभी मजबूरी में रहना पड़ा था। उसे गिराने के बजाय मैंने वहां एक निःशुल्क अध्ययन केंद्र और छोटी सी पुस्तकालय बनवा दी, ताकि आर्थिक कठिनाइयों से जूझ रहे बच्चे अपनी पढ़ाई जारी रख सकें। मुख्य द्वार पर मैंने एक पंक्ति लिखवाई जो पिताजी अक्सर कहा करते थे, सच और धैर्य की राह लंबी जरूर होती है, लेकिन मंजिल हमेशा मजबूत होती है। जब भी मैं उस भवन में बच्चों को पढ़ते देखता तो मन को सुकून मिलता। मुझे लगता है जैसे पिताजी मुस्कुराकर मुझे आशीर्वाद दे रहे हों। आज भी कई लोग मुझसे पूछते हैं कि तुम्हें सबसे बड़ा सबक क्या मिला। मैं हमेशा एक ही जवाब देता हूँ कि रिश्ते भरोसे से बनते हैं और लालच उन्हें पल भर में तोड़ देता है।